बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज पीडीएम का जलसा हुआ सवात में और शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम के इस जलसे में पहली बार आज शिरकत की। जो इत्तलात बाहर आई वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज को इस जलसे में शिरकत से रोका, मना किया, क्योंकि सभी जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो इस वक्त स्टैंस है वो थोड़ा दरमियाना स्टैंस है और वो दरमियान की राह लेकर चल रहे हैं। और मरीम साहिबा का जो स्टैंस हमेशा रहा है हुकूमत के हवाले से, इदारों के हवाले से, वो काफ़ी सख्त रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज जो तकरीर की उसमें कहीं पर वो बातें नहीं थीं जो माजी में पीडीएम के जलसों में मरीम नवाज साहिबा करती आई हैं। ना तो उसमें कोई लॉन्ग मार्च का जिक्र था, ना तो कहीं पर उसमें रेजिग्नेशंस का जिक्र था। ऐसे लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो किसी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, या 2023 में अगर इंतखाबात ऑपोजिशन को नज़र आ रहे हैं तो क्या इलेक्शन कैंपेन अभी से शुरू हो गई, या फिर ये खबर जो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ मामलात जा सकते हैं। इसमें कहीं ना कोई सदाकत है या नहीं। और साथ ही साथ हुकूमत जो है दोनों पार्टीज़ को लेकर इस वक्त किस किस्म की खौफ में मुब्तला है। ये खौफ का लफ्ज़ जो है ये अपोजिशन की इन दोनों जमातों की तरफ से आ रहा है। और क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हुकूमत के अपने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी बिलावल साहब क्योंकि अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका से वहाँ मामला ठीक कर रहे हैं, यहाँ वो अर्जियाँ लेकर जा रहे हैं, दरखास्तें लेकर जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि देखिए इस हुकूमत ने तो आपको बेसिस नहीं फराहम की, तो इनको छोड़ें और हमें किसी तरीके से पावर में ले आएँ। ये हुकूमती लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की है बिलावल साहब के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को लेकर ये बार बार कहा जाता है कि ऐसे लगता है कि जैसे उनके कुछ मामला तय हो गए हैं, उनका जेल से बाहर आना, उनकी ज़मानत होना, इस सब को उससे जोड़ा जाता है। इन तमाम चीज़ों में कितनी सदाकत है? क्या हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? और साथ ही साथ इलेक्शन से जुड़ा बहुत ही अहम मामला वो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है। अब उस पर जो इल्ज़ामात हुकूमत पे लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से वो ये है कि एक मुनज़्ज़म धांधली की जा रही है। वो ये कहते हैं कि इसमें जो जल्दबाजी या उजलत दिखाई गई है हुकूमत की तरफ से वो आइंदा इंतखाबात को रिग करने के लिए है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN, आपका भी शुक्रिया। और सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली ज़फ़र साहब आपको भी खुशामदीद और बेहद शुक्रिया। चांडियो साहब, सबसे पहले तो ये जो कुछ वो रूमर फैक्ट्री इस्लामाबाद में जो आजकल चल रही है उसकी खबर, और ख़ुद जो शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या दीगर लोग इनके ट्वीट्स कर रहे हैं, मीडिया पे आके बात कर रहे हैं। अब आई थिंक आज मुराद अली शाह साहब और अजरा फजल पेचोहो साहिबा तो निकल रहे हैं अमेरिका के लिए, बिलावल साहब भी शायद कल चले जाएंगे या परसों चले जाएंगे। तो ये कौन सी अर्जियाँ हैं, कौन सी दरखास्तें हैं जो हुकूमत को इतना लग रहा है कि भाई हमारे इनकार पे अब ये जा रहे हैं कि हम बेसिस दे देंगे, हमें पावर में ले आए? अब इनके खौफ का तो कोई इलाज नहीं है। अच्छा, सिर्फ खौफ ही है? यानी खौफ है, हुकूमत में बैठे हैं, मरे मरे जाते हैं खौफ से, डरे डरे जाते हैं। अच्छा। हम अपोजिशन की जमायत हैं, हमें अपने तरीके से काम करना है। अब ये चाहते हैं अपोजिशन की मर्जी से काम करे, ऐसा तो नहीं होगा। तो अमेरिका जा रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो क्या गुनाह है? भाई कोई सियासी कोई काम है? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का कायद जब भी जो रहा है, हाँ, वो अवाम और मुल्क के साथ रहा है, उसकी वही पॉलिसियाँ। अमेरिका के थ्रू नहीं आते? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता। ठीक है, ठीक। शर्त और शराइत पे नहीं आते, मुल्क की तकाज़ाएँ होती हैं, उनकी बातें होती हैं, कुछ मानने की बात में। मैं तो सादा सा आदमी हूँ, जो बात आप पूछेंगे मुझे पता होगा तो मैं कहूँगा। हाँ। लेकिन ये जो खौफ है इनका ना, ये मरे जा, हुकूमत में बैठे हैं, जान निकल जा रही है। शहबाज शरीफ कुछ करें तो इनकी जान निकल जाती है, हमारे तरफ से कुछ हो, भाई हम अपोजिशन में हमें करने दे, बैठने दे। आपको अख्तियार है, इतनी हुकूमत है, फिर भी अच्छा, लेकिन ये बताएं, अमेरिका को जब उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि बेसिस पे इनकार कर दिया, फिर अब तो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की पार्लिमानी वो मीटिंग भी हो गई, आर्मी चीफ ने भी कह दिया, तो इसको तो आप अप्रिशिएट करते हैं ना कि ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त वज़ीर आज़म की पॉलिसी है? वज़ीर आज़म की तो सब पॉलिसियाँ ज़बरदस्त हैं। अच्छा। अगर हैं तो है, उनकी नहीं है? हमारे हुकूमत के ज़माने में यूसुफ गिलानी साहब थे,
तो उस ज़माने में जो हमारे फैसले हुए अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद जी। तो फिर हम तो नहीं खौफ में आए, हम तो नहीं डरे। हमने तो तमाम फैसले किए जो पाकिस्तान के बेहतरी में थे। सरहदों का बंद करना और लोगों को रोकना, लोगों के लिए रियायतें, जो हमने तो सब वही किए। अब इनको खौफ पीपल्स पार्टी कमाल की जमायत है। जेल में होती है ना तो भी उनके मुखालफिन की जान निकलती जाती है। और जेल में पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई आप हुकूमत में हो, आप खुश रहो, आप अपने फैसले वैसे करो। हुकूमत भी ये कहती है कि पीपल्स पार्टी कमाल की जमात है, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। लाइक अली जफर साहब, हर किसी को हक है। बिल्कुल हक है। पीपल्स पीएमएलएन पे तो बाद में आते हैं, लेकिन ये मुझे बताएं सेनेटर साहब, ये आपके लोगों को क्या हो गया है पीपल्स पार्टी के हवाले से, उनकी क़यादत के हवाले से? ये क्या कोई खबरें हैं, कोई शवाहिद हैं आपके पास जिसकी बुनियाद पर आप लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका के थ्रू अब पावर में आना चाह रहे हैं हुकूमत को गिरा कर? नहीं, देखिए जी, मैं जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, वो जा रहे होंगे अपनी की वजह से अमेरिका, और क्या वजह है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर लोग पॉलिटिकल बातें तो जरूर कर रहे हैं, सियासी बातें कर रहे हैं कि शायद वो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ से सपोर्ट लेना चाहते हैं। लेकिन सपोर्ट इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि ना वहाँ से मिल सकती है, ना अगर वो लेने जा रहे हैं तो फिर उनको मिलेगी। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि वो क्यों जा रहे हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है, बट एक जरूर गुफ्तगू ये जरूर हो रही है कि शायद कोई बेनिफिट लेने जा रहे हैं, जिसको मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त बात है। चलिए, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त मुनासिब बात आपने कर दी। वो फिर इसका मतलब यही है ना कि हर पार्टी में जो डव्स एंड हॉक्स वाला सिलसिला है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और उसमें फिर सिर्फ और सिर्फ सियासी बात के तौर पे इसको देखा जा रहा है। आज़म नज़ीर तारिड़ साहब, आपकी जमात के हवाले से आज शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर हुई, एक तो वाकई आपको ऐसा नहीं लगा सुन के कि ये कैसे, जैसे इलेक्शन कैंपेन चल रही है और उसकी तकरीर है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेकर बात की, और माजी में जो पीडीएम का जितना भी नैरेटिव रहा, जितनी भी तकारीर रहीं, जो आप लोग इस हुकूमत को, इदारों को या आगे की स्ट्रैटेजी के हवाले से लॉन्ग मार्च, रेजिग्नेशन और पता नहीं क्या क्या, वो कुछ भी वैसा नहीं था शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में। देखिए सादिया में भी एक तो थोड़ा सा ज़रा जो आप बात कर रहे थे कि वो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है कि अड्डे नहीं दिए और बिलावल साहब जाके करेंगे और वो कहेंगे, ये तो बिल्कुल ये बात का कुछ सर पैर ही नहीं है, क्योंकि अब तो ये बात हुकूमत के अपने सर्कल्स में हुई है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं। तो जब मांगे ही नहीं है तो एब्सोल्युटली नॉट कहने का कोई मौका आता तो एब्सोल्युटली नो किया जाता ना उन्हें। तो ये मेरे ख्याल में ये एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स हैं। शहबाज गिल साहब का वैसे भी प्रॉब्लम है, इस तरह की बातें करते हैं, वो नहीं बैठे हुए, उनसे आपको ये कंफर्म है? क्योंकि मैं इस यहाँ पे हवाला दे दूं, आज ही मुझे थोड़ी देर पहले पता चला, वो क्योंकि इंटरव्यू मैंने देखा नहीं है, वो अभी ऑन एयर हुआ नहीं है, सलीम साफी साहब का आज वो मोहित यूसुफ साहब का कोई इंटरव्यू उन्होंने किया है, तो उसमें वो कहते हैं कि मोहित यूसुफ साहब ने भी कहीं पर कोई एतराफ़ किया है कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, उन्होंने हमसे बेसिस मांगे ही नहीं। तो वो अब तफसीली इंटरव्यू देख के ही पता चलेगा, लेकिन ये बात आप लोग काफी दिनों से कर रहे हैं कि नहीं मांगी गई बेसिस, तो मांगे बगैर कैसे इनकार कर सकते हैं? ओके, वही बात है ना कि अभी तक तो उन्होंने मांगे ही नहीं, और बाकी जो अच्छा, हाँ, वो कहते हैं मांग रहे हैं, तो उस बहस से निकलते हैं। रही बात, देखिए शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और वो क्योंकि मौजूद नहीं थे, वो 7 माह से पाबंद सलासल थे, और इस वजह से अब वो बाहर आए हैं, तो पार्टी का एक अपना तरीकाकार होता है। मरियम बीबी, बल्कि मेरी आज उनसे बड़ी तफसीली मुशावरत रही है, क्योंकि अब उनके जो केसेस हैं वो अब आ गई, उनकी अपील जो हेयरिंग के लिए परसों उन्होंने इस्लामाबाद में जाना है, और आज वो अपनी कानूनी टीम के साथ काफ़ी मसरूफ़ रही हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पीछे करके वो आगे किया गया है। शहबाज शरीफ साहब इन हिज ओन राइट बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, क्योंकि अगर वो ना जाते, नहीं वजह यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ना जाते इस जलसे में, और मरियम बीबी चली जाती, तो आज का प्रोग्राम होना था कि शहबाज शरीफ साहब डिस्पाइट अवेलेबिलिटी हेड ऑफ पार्टी हैं, वो नहीं गए, और मरियम नवाज साहिबा गई हैं, वो क्यों गई हैं, और शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए। तो मेरे ख्याल में ये सब क्या फाराई होती है। बट एक उन्होंने ना जो टोन सेट की हुई थी आप लोगों ने पीडीएम के फोरम से,
गो के पीपल्स पार्टी अलग हुई ये कहकर कि भाई आप लोग जो हैं वो असल ऑपोजिशन नहीं कर रहे, आप लोग रेजिग्नेशन की बात करते, पीपल्स पार्टी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोग इतने सच्चे थे उस दावे में तो पीपल्स पार्टी ने आपसे कहा कि आप लोग दे के दिखा दें रेजिग्नेशन, वो भी नहीं आए। लेकिन आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम पे जो आप लोगों के जलसे की माजी की टोन मरियम साहबा ने सेट की थी उसको यकसर तब्दील कर दिया आज? मेरा ख्याल है कि तब्दील नहीं हुआ, वो स्टांस वहीं का वहीं खड़ा है जो इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के बारे में है। और जिस तरह से ये आए हैं वो ना पीपल्स पार्टी इस पे एतराज करती है कि ये वोट चोरी करके आए हैं, ना ये बाकी ऑपोजिशन जमातें करती हैं। और ये हकीकत भी है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि 2018 के इलेक्शंस में आरटीजीएस कैसे बैठा, बक्से कैसे चोरी हुए, रिजल्ट कैसे चेंज हुए। मैं लॉयर हूं, मैंने उस रात 11 हलकों के तो टेलीफोन मुझे आए दोस्तों के, उन्होंने कहा कि जी हमें निकाल दिया गया पोलिंग स्टेशन में से। मैं बल्कि अपने गांव गया हुआ था वोट डालने के लिए, वहां पे ये सायरा अफजल तारड़ जो हैं वो कंटेस्ट करती हैं, वो नीस है रिश्ते में मेरी। मैं अपने गांव के पोलिंग स्टेशन में मुझे इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि जो एक टाइम आया जब उन्होंने कहा कि जी अब सिर्फ हम रहेंगे और जो सिक्योरिटी वाले ड्यूटी पे वो रहेंगे, आप सारे चले जाएं, और उन्होंने निकाल दिया। एनीवे उसको लंबी बहस है। शहबाज साहब का जो आज का खिताब था वो पोस्ट बजट भी अवाम चाहते हैं अपोजिशन को सुनना कि उनका क्या स्टांस है हुकूमती पॉलिसीज पे, महंगाई पे, हुकूमत ने जो डिलीवर की है। और बजट के फौरन बाद अवामी जलसा हो तो यही गुफ्तगू होनी चाहिए, कोई उन्होंने गैर मुनासिब बात नहीं की। और उसी तनाजर में आज की गुफ्तगू हुई है और पीडीएम को उन्होंने पार्लियामेंट्री लीडर्स को इकट्ठा किया बाहर आके। तो ऑपोजिशन का हक है, हर हुकूमत की परफॉर्मेंस को ऑपोजिशन जो है वो इसी तरीके से तनकीद का निशाना बनाती है। लेकिन चांदी साहब आपको क्या लगा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुन के, वो चीजें जिन पर आप माजी में एतराज करते थे कि पीएमएलएन नहीं कर रही है, संजीदगी नहीं दिखा रही, वो आज लगा नहीं कि शहबाज शरीफ साहब ने उस चीज को एंडोर्स? मैं तो बड़ी सादी सी बात करता हूं कि जिन बातों की वजह से आपने हमें निकाला, हम पर तनकीद की, हमें ऐसे जाहिर किया जैसे हम कोई हुकूमत के इत्तेहादी बन गए हैं, सारी बातें तो आप कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके बहुत सारे दोस्त उनके इत्तेहादी हैं इलेक्शन में। कौन किसका इत्तेहादी है? हुकूमत के साथ वो मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तब आपका क्या है? चले अभी आपने बात की इस्तीफा वाली, JUI के हम पर तो बड़ा प्रेशर है ना इस्तीफा का। आप दे देते ना, आपने क्यों नहीं दिया? अच्छा, आप देते। हमने किसी भी स्टेज पर इस्तीफा की बात नहीं की। हम कहते हैं पार्लियामेंट में हम अपना किरदार अदा करेंगे, पार्लियामेंट इनको खाली नहीं छोड़ेंगे। पार्लियामेंट कोई आम जगह है जहां सियासत नहीं होगी। हमने पार्लियामेंट से छोड़ने भागने का कभी नहीं सोचा, न कभी पार्लियामेंट की तौहीन करने का हमने सोचा है। हम पार्लियामेंट में हैं, एक दिन भी हमने नहीं कहा कि हम इस्तीफा देंगे। आप कह रहे थे इस्तीफा, तो आप दे दें। आपने इतनी बड़ी तहरीक को रोक दिया, हजारों लोग जमा हो गए पिंडी में। 4 अप्रैल का जलसा हमने छोड़ दिया, पिंडी में आ गए। बीबी की बरसी के आपको पता है, बिलावल साहब का हुक्म, हम सब यहाँ गए, यहाँ कैंप लगा के बैठ गए। इन्होंने मुलतवी कर दिया, न मशवरा किया, न ऐसे लॉन्ग मार्च भी रह गई, सब कुछ रह गया। नहीं चलते ना। इस्तीफे भी आपने कहा कि नहीं आए जो आप जिसके खिलाफ थे इस्तीफे देने के। तो लेकिन आपको लगता है कि कोई सदाकत है इन चीजों में शहबाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने एक टोन नहीं सेट की है ना? ये हमेशा से आप पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि मरियम साहबा काफी सख्त अग्रेसिव स्टांस ले रही हैं और शहबाज शरीफ कुछ और। तो ये जो मामलात तय करने वाली बात है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है। वो अपोजिशन के लीडर है, मैं उनको कहूँ, लेकिन जो दुनिया कह रही है वो भी गलत तो नहीं कह रही। बिलावल साहब ने तो कहा है ना, मैं तो बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ। दुनिया कह रही है वो गलत तो नहीं कह रही है। आपका लबो लहजा तो अपोजिशन वाला नहीं है। जहाँ आपको होना चाहिए, जैसे सिराज इजलास में, वहाँ आप थे नहीं। आपने बजट पास करवा दी, वोट देकर नहीं, अपने लोगों को मना करके। ये भी एक तरीका था। तो सब लोग आप पर तो अपोजिशन पे तनकीद कर रहे हैं कि कायदे हस्बे पीएमएलएन ने कहा कि भाई हम नहीं भी होते तो बजट पास हो ही जाना था, कोई बात नहीं, कोई थे। बहुत सारे मामलात हैं जो हम नहीं होते तो भी कर जाते, लेकिन हमें तो अपना दिखाना है कि हम अपना कर रहे हैं। आप हुकूमत तो नहीं गिराते कभी, लेकिन फिर भी हम अपोजिशन करते रहते। नसरुल्लाह खान को गरी के रहमत करे, अकेले आदमी थे, दुनिया कहती थी। आपको लगता है कि फिर पीएमएलएन या उनकी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर होते हुए भी अपोजिशन नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी ही सिर्फ अपोजिशन कर रही है? किरदार अदा करना चाहिए। मुझे आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान में एक ऐसा मामला जिस पर हमेशा ही हर हारने वाली जमात को एतराज़ रहा है वो धांधली का मामला है। इलेक्शन जब भी हुए हैं जीतने वाले के अलावा सबने कहा कि इसमें रिगिंग हुई है, हमें हराया गया है और लिहाजा हमें काबिल कबूल नहीं है। अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जिक्र किया था आरटीएस सिस्टम का। इससे पहला जो इलेक्शन था उसको आरओज़ का इलेक्शन करार दिया गया और अब हम ईवीएम के हवाले से नई चीज़ सुन रहे हैं। ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है मुतनाज़ा हो चुका है। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत इसमें जल्दबाजी दिखाकर उजलत का मुजाहरा करते हुए ये जो तासुर है इसको तक़वियत दे रही है कि कहीं ना कहीं मुनज़्ज़म धांधली जो है उसका प्लान बनाया जा रहा है। और इससे भी बढ़ के इलेक्शन कमीशन वो इदारा जिसने इंतखाबात कराने हैं उनकी तरफ से भी एतराज़ात आ गए हैं। तकरीबन 13 के करीब ऐसी शिकें हैं वो जिसको इलेक्शन कमीशन ने आइन से मुतसादिम करार दिया है। अली ज़फ़र साहब मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो अपोजिशन का मुतालबा है कि आप इस बिल को वापस लें, विड्रॉ करें, फिर मुशावरत हो, अपोजिशन की तजावीज़ सुनी जाएं और इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ भी सुनी जाएं, उसके बाद एक ऐसा बिल आए या हम तरमीम की तरफ जाएं जिस पर सबका इत्तफाक हो। ये आने वाले दिनों में आपको लगता है मुमकिन हो पाएगा? जी देखिए, मुझे तो बदकिस्मती से ये समझ नहीं आ रही कि अपोजिशन जो इलेक्शन का बिल है और स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से, इस पे एतराज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें, अगर आप मंतक के तौर पे सोचें और एक आप पोलिटिकल पार्टी के तौर पे सोचें तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए, उनका एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वो ये है कि इलेक्शंस जो हैं साफ शफाफ हों। क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है जो भी हारता है वो चाहे दुरुस्त बात कर रहा हो या गलत बात कर रहा हो, धांधली की आवाज जरूर लगाता है और उसकी वजह से जो पूरा जमहूरियत का प्रोसेस है वो खराब होता है और जो लोगों का एतमाद है पार्लियामेंटेरियंस पे और जमहूरियत पे और हुकूमतों पे, वो उसको बहुत बड़ा ठेस पहुंचती है। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में है कि किसी ना किसी तरह एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें ये धांधली वाला पॉइंट जो है वो कम से कम हो। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि जब दुनिया को आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है। और जब आप अपोजिशन से मैं बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ आपको ऑब्जेक्शन क्या है, तो कहते हैं कि उस सिस्टम में भी धांधली हो सकती है। तो मैं उनको जवाब ये देता हूँ और मैं आपको भी ये कहता हूँ, ठीक है, कि क्या अगर उस सिस्टम में अगर धांधली हो सकती है तो फिर उसके साथ एक पेपर ट्रेल भी है। अगर किसी को लगता है कि एक इलेक्शन में धांधली हुई है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में कोई खराबी हुई है तो उसके साथ जो पेपर ट्रेल है वो भी मौजूद है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है, उसको डबल चेक किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इसलिए ये कहना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ना लेके आओ क्योंकि उसमें धांधली हो सकती है, तो उसके साथ साथ पेपर ट्रेल भी मौजूद है। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसा सिस्टम है जो हम ट्राई कर चुके हैं। हम बार काउंसिल के इलेक्शन भी कराते हैं, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के बार के इलेक्शन भी कराते हैं, उन इलेक्शन में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से कर रहे हैं। एकदम इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, किसी किस्म की किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होती। तो ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ट्रायल के जरिए इस पे दो तीन चीजें जो हम सुन रहे हैं, राइट, आपने कहा पेपर ट्रेल जो है वो मौजूद है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, दो तीन चीज़ें जो आपकी जमात की तरफ से भी कही जा रही हैं कि जी शरह खानदगी इस मुल्क में इतनी तसल्ली बख्श नहीं है, लोगों को एटीएम से पैसे निकालने का तरीका नहीं आता, ईवीएम तो आप एक तो हुकूमत कहती है कि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी का तो पता कैसे चलेगा। दूसरा एतराज़ कि जी 22 साल का अरसा तो इंडिया को लगा था पूरे मुल्क में ये मशीनों का दायरा कार फैलाने में और इसको वसी करने में, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आगाज तो हो, अगर आप 22 साल 20 साल 10 साल जितना अरसा भी लगता है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो उसमें मसला क्या है? क्यों आपको लगता है कि धांधली होगी ही होगी? बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, मेरे बड़े भाई भी हैं। हम बार पॉलिटिक्स में हम लोग एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ है, आसमान जहांगीर ग्रुप, और हम इकट्ठा काम करते हैं वहाँ पे। अली भाई ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में बाकी इलेक्शन में थोड़ा सा रिकॉर्ड में हुआ, असल में सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंट्रोड्यूस करवाई 2015 में। आज हम 2021 में खड़े हैं। 6 सालों में उस मॉडल पे हमें कई दफ़ा प्रॉब्लम्स आई, सिस्टम बैठ गया,
लोगों के जो 60 ईयर्स से अबव लोग हैं उनके थंब इम्प्रेशंस वक्त के साथ साथ वो रीडेबल नहीं रहते, उनमें प्रॉब्लम आता है। फिर ये कई दफ़ा वो प्रिंट गलत निकल आता है, ये होता है। कई दफ़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, हालांकि वो वायर्ड सिस्टम से करवाए जा रहे हैं, ये क्लाउड पे जाना चाह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि इंडिया को 20 साल लगे, दुनिया की महज़्ज़ब कौमों को भी बड़ा टाइम लगा। मैंने जैसे बात की थी कि बार में वकला 16 साल की एजुकेशन के बाद प्रोफेशन में आते हैं और वो चीज़ों को समझते हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, सब पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उसके बावजूद 20% 30% लोग असिस्टेंस मांगते हैं। वो जो वॉलंटियर्स वहां पे खड़े होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि आपने ये थंब लगा दिया और अब आप इसको ये करें। कई दफा आप वोट गलत टिक कर बैठते हैं, फिर उसे रिवर्स करना होता है। तो यहाँ पे इतनी नाख्वानदगी हो, वहां पे पूरा इलेक्शन जो है वो मशीन के हवाले शायद लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आप आगाज करेंगे ना। तो यही हमारा केस है कि आपके लिए बेस्ट टाइम था कि आप ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनमें आप सारी सियासी जमातों से मुशावरत करके जो अर्बन हलके थे कम अज कम उन्हीं में ये एक्सपेरिमेंट कर लेते। कराची में ज़िमनी हुआ है या अगर कोई लाहौर में हुआ जैसे इलेक्शंस के फौरन बाद आया। अब आप कानून साजी की जरूरत नहीं है, आप इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लें, पहले मुतारिफ करवाएं। आप मॉक इलेक्शंस करवाते हैं उनमें जाएं। आप जहां पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जहां पे नाख्वानदा जैसे रेफरेंडम्स हैं एलडीए के, रेलवे के, फलां, उन जगहों पे ये सिस्टम ट्राई करके दिखाएं लोगों को। वो कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग। जब तक होगा नहीं ये चीजें ठीक, अगर आप बलडोज करने पे उतर आए, आप कहें कि हमने कमेटी में नहीं लेके जाना, कमेटी में गया तो उस दिन रखा है रात को 11 बजे कमेटी मीटिंग कन्वीन की गई सुबह 10 बजे के लिए। भाई रात 11 बजे का नोटिस किसी को पहुंचा नहीं, कोई गुजरांवाला में था, कोई कराची हैदराबाद में था, कोई रहीम यार खान में था, वो कैसे आता? अपने बंदे मैनेज करके पहले 3 बंदों को बिठा के 2 डेसेंट करा के 3 2 से हुकूमत ही धांधली अपने फेवर में अगले इंतखाबात के अंदर प्लान करने जा रही है। चांडियो साहब, 2-3 चीजें। एक तो हुकूमत कहती है कि जी 5 अरब रुपए हमने इस बजट में मुख्तस किए हैं सिर्फ इन्हीं ईवीएम के लिए, अपने लिए मसाइल पैदा करें, ठीक है। और साथ ही वो कहते हैं कि जी ईवीएम ही वो रास्ता है कि हम ये न्यूट्रल एम्पायर जो है उसकी तरफ जा सकेंगे। वो कहते हैं ये मशीन न्यूट्रल एम्पायर है, तो इसमें तो कोई मसला हो नहीं सकता। अली जफर साहब ने भी कहा पेपर ट्रेल मौजूद होगा। एम्पायर इनका मसला हमेशा से रहा है। अच्छा, इनका एम्पायर हमेशा से मसला है और एम्पायर की जान छोड़ेंगे नहीं। मैं एक और आसान सी बात कहता हूँ, पूरी दुनिया में भी तो इस अमल पे, इलेक्शन पे एतमाद होता है ना, हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? मेरी एक बात सुन ले, मेरे तो बड़े सीनियर हैं और मैं इनके सामने तो छोटा सा कारकुन हूँ। जब तक ये तमाम लोगों को एतमाद में लेकर कोई मुत्तफिका फैसला नहीं करेंगे, ये शिकायत होती रहेगी। हुक्मरान खुद को अकुल कुल समझकर फैसले करेंगे और लोग कबूल करेंगे। हुक्मरानों की नीयत पर यकीन नहीं है लोगों को, लोग कैसे एतबार अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं जी, आपको या तारड़ साहब की जमात को इस वक्त मसला ये नहीं है कि ये शिकें क्यों डाली गई, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा मसला ये है कि हमें ऑन बोर्ड लेके क्यों नहीं किया गया। नहीं, ये गलत है। ये हमारे ऑन बोर्ड होने की बात नहीं है। ये जितने पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं जिनका इंतखाब से ताल्लुक है, उनको एतमाद में लेने की बात है, उनको समझाने की बात है। बात जब समझ में आएगी कौन इनकार कर सकेगा। तो आपको इन शिकों में किस चीज पे ज्यादा मसला है? हम जब कहते तमाम पार्टियों के साथ में आ जाए ना, पार्लियामेंट से भागते क्यों हैं? सेनेट में बात हुई भागते क्यों हैं? कमेटी में जाते क्यों नहीं जाए? कमेटी में बहस क्यों ना हो? एतराज क्या है आपको? आपने तय किया, अभी हम तय ऐसे तो नहीं करने देंगे आपको। हमें आपकी नीयत पर शक है, एतबार नहीं है। अच्छा। आप कोई दिखाएं, उसूली तौर पे कोई बात बताए कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम कबूल करें, क्यों नहीं करेंगे? लोगों से हम नहीं डरेंगे कि आप असल बात कर, सही बात कर रहे हैं, हम गलत ही, ऐसा नहीं होगा। मेरा एक ही जुमला है हर जगह पे, आप तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद में लें, वक्त की कोई बात नहीं। 2 दिन लेट सही, 10 दिन लेट सही, लेकिन उनको एतमाद में लें। उस फैसले में, उस राय में पूरी पार्लियामेंट आपके साथ खड़ी हो, फैसला तो तब होगा। अब अपनी मर्जी से फैसला करेंगे तो वो कबूल नहीं। अच्छा, ठीक है सेनेटर अली जफर साहब, ये ज्यादा बुनियादी इशू इस वक्त बन गया है कि हुकूमत खुद ही सारे फैसले कर लेती है, खुद ही सारी पॉलिसीज बना लेती है। फिर ये जो बिल्स कौमी असम्बली से जब पास हुए
तो ऐसी इतनी जल्दी में हुए कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आया, कहीं कोई बहस नहीं हुई। कमेटी में उन्होंने कहा कि हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। इलेक्शन कमीशन जो है उनके लोगों से कोई मुशावरत नहीं की गई। आखिर करवाना इलेक्शन उसी इदारे ने है, उनके अपने एतराज़ात सामने आ गए। सो इस वक्त बुनियादी मामला मुशावरत ना होने का है। बड़ी अच्छी बात की जी। मेरा ख्याल है मेरी नज़र में, क्योंकि कानून साजी आप हमेशा के लिए फ्यूचर जनरेशन के करते हैं, तो आपको हर एक की मुशावरत की जरूरत होती है। स्पेशली अपोजिशन जमातों की मुशावरत तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही पार्टिसिपेट करना है जमहूरियत के इलेक्शंस में। लेकिन अब मौका है, और मौका इस तरह है इसको आगे चलाने का कि ये बिल सेनेट में आ गया है। सेनेट में जब आया बिल, तो सेनेट ने इसको पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा, और ये अब पार्लियामेंट्री कमेटी में सारी जमातें मौजूद हैं। बल्कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी को शायद इसकी मेंबरशिप को इंक्रीज भी कर दिया जाए, ताकि और भी लोग आके इसमें मुशावरत से कर सकें काम। अब मौका है, क्योंकि ये भी एतराज होता है कि हुकूमती अरकान की तादाद ज्यादा है। नहीं, वो नहीं, तो मुशावरत में वो तादाद की बात नहीं होती। मुशावरत में जब आइडियाज आए, सजेशंस आए और वो बेहतर हों, तो हम उस तरफ जाते हैं सारे। क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, इसमें कोई सियासी पहलू नहीं है, किसी का एजेंडा नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट में ये बिल्स में आना है, नेशनल इंटरेस्ट में इलेक्शन रिफॉर्म होनी है, ताकि जाके हम कल को, कोई पता नहीं किसको कौन वोट करता है, लेकिन हर कोई जिसको भी वोट करे वो समाद होना चाहिए जो इलेक्शन में हिस्सा ले, कि वोटिंग अच्छी होगी, बेहतर होगी, इसमें धांधली नहीं होगी। तो ये बड़ा अच्छा मौका है सेनेट में कि जो सजेशंस हैं, जो खदशात हैं, और जिस तरह कहा कि मुशावरत नहीं हुई इसलिए हमें खदशात हैं, तो मुशावरत भी हो जाएगी, खदशात भी दूर हो जाएंगे। तो बड़ा अच्छा मौका है कि हम बैठ के इसको आगे चलाएं। और अगर वाकई ही कोई ऑल्टरनेट सजेशन है, मसलन अगर PMLN के पास या पीपल्स पार्टी के पास या किसी और जमात के पास इससे बेहतर कोई सजेशन है, तो बिल्कुल वो लेके आए। और मेरा ख्याल है कि ठीक है, ये PM ने भी उस दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तरफ हम जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इंतखाबात शफाफ हो, और अगर इसके अलावा ऑपोजिशन के पास कोई तजावीज़ हैं तो वो हमें बताएं, हम सुनने को तैयार हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर आजम तारिर साहब, एक बात बताइए कि अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब ये जवाब आया कि 13 शिकें ऐसी हैं इस बिल के अंदर जो कि आइन से मुतसादिम हैं, तो उस पर हुकूमत का जवाब ये था कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना कि क्या चीज़ आइन से मुतसादिम है, आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला अदालतों में जाकर ही हल होगा? नहीं, क्यों अदालतों में जाके हल होगा? अभी ये मामला पार्लियामान में है, और पार्लियामान ने जो हलफ लिया है वो आईने पाकिस्तान के तहत लिया है। हुकूमत को कुछ होश के नाखून लेने चाहिए थे, उनके पास बड़े अच्छे लीगल ब्रेन्स हैं, काश उन्हें पहले कंसल्ट कर लिया होता, जैसे अली जफर साहब हैं। आप सारों ने रिपोर्ट किए हुए हैं वो मैटर्स, जब इन्होंने सीक्रेट बैलेट्स के ऊपर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया सदारती रेफरेंस के जरिए, और जवाब नफी में मिला, वो शिकें डाल दी गई हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन में। इसके अलावा और बहुत सारे एरियाज हैं। आईने पाकिस्तान कहता है कि हल्का बंदी आबादी की बुनियाद पे होगी। इलेक्शन एक्ट जो प्रपोज किया गया वो कहता है हल्का बंदी वोटर्स की बुनियाद पे होगी। आईने पाकिस्तान कहता है कि जो वोटर लिस्ट तैयार करना है वो आइन के तहत इलेक्शन कमीशन का काम है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसका हुकूमत का उस पर कोई असर नहीं होता, अपोजिशन का असर नहीं होता। जब वो एक दफा मार्ज वजूद में आ जाते हैं, उनकी रिमूवल भी आर्टिकल 209 के तहत होती है। इलेक्शन एक्ट कहता है कि जी नहीं, जो हल्का बंदी और वोटर लिस्टें हैं, हल्का बंदी करेगा आबादी की बुनियाद की बजाय उसको वोटर पे, और नादरा बनाएगा इलेक्शन कमीशन की बजाय। तो देखिए सादिया, ये खुला तजाद है आइन की शिकों के साथ।
ये चीजें, ये बेल सिरे नहीं चढ़ सकती। अदालत में क्यों जाना है, इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट में रोका जाएगा। आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा, नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हुकूमत बार बार कह रही है ना कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करेगा, कि वो कह दे कि जी आइन से मुतसादिम है। वो कहते हैं आइन की तशरीह जो है वो अदालत का काम है, इलेक्शन कमीशन का नहीं है। बट सवाल तो यही है ना कि करवाना तो इलेक्शन कमीशन ने, उनकी इतनी कैपेसिटी है नहीं है। वो ईवीएम जो आप कह रहे हैं बार बार, वो मशीन इंस्टॉल 5 अरब ठीक है आपने बजट में रख दिया, लेकिन क्या वो अगले इंतखाबात से पहले पहले पूरे मुल्क में आप इंस्टॉल कर देंगे, उसके तहत इंतखाबात हो जाएंगे? कैपेसिटी पे भी सवाल है। ये कर ही नहीं सकते आपके खारान में और पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे। ये जरा हुकूमती देख रहे हैं ना, हम लाहौर में बैठे हैं और 4 दफा बिजली जा चुकी है। बंदा कहां कहां पे बात करे, कभी आना कभी जाना। मैं जो बात कर रहा था, आइन के तहत ठीक है, एक स्कीम दे दी गई है और इलेक्शन कमीशन ने एक इदारा बना दिया गया। अगर उसको बुलडोज करेंगे, वैसे हमने ये काम किया है कि ताज हैदर साहब पार्लिमानी अमूर की स्टैंडिंग कमेटी को हेड कर रहे हैं, वो चेयर कर रहे हैं। वो उन्होंने एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट किया है और इलेक्शन कमीशन को भी उनकी बातें सुनना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन करवाना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है। पार्लियामेंट का काम कानून बना के देना है। और इलेक्शन बुलाने का फैसला किया था कि एपीसी बुलाएंगे इस मामले पे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाएंगे कि वो इस पर आकर मुशावरत करें, थोड़ा ब्रीफ करें, बताएं हमें। वो अभी तक खैर उसकी तारीख तो नहीं आई है। चांडियो साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये बातें होना चाहिए? ऐसा करे हुकूमत, जो कि अभी तक तो बिल पे आप सभी को एतराज हैं, इलेक्शन कमीशन को भी एतराज हैं, कि किसी सूरत हमारे मुल्क में इंतखाबात ऐसे हो पाए जो सबको एक्सेप्टेबल हों? होता ही नहीं कभी। पहली बात तो ये, किसी भी मुल्क में जिसमें आजकल आइडल इंतखाबात हो रहे हैं, हाँ, उसमें भी इतना जल्दी तो कभी भी बेहतरी कभी नहीं आई। एक मुद्दत लग गई है, लेकिन वो मुद्दत जिन लोगों के हवाले काम था वो बड़े पुरखुलूस थे, वो साजिशी जहन के नहीं थे। उन्होंने उनको अपना मुल्क अजीज था, मुल्क का निज़ाम अजीज था। हमारे यहाँ आप देखें, इलेक्शन कमीशन के जिसको चेयरमैन बनाया, उन्होंने इलेक्शन के बाद क्या, इतने अच्छे लोग थे वो क्या उन्होंने बयान दिए। मशीनरी की जो काम करती है इलेक्शन का, उसके मुतालिक क्या राय आती है, आप देखें ना। क्या मैं ये कहता हूँ, ये अमल आज से ठीक होगा इंशाल्लाह, लेकिन पहला काम तो हुकूमत करे, तमाम लोगों को एतमाद मिले, अपने आप को अक्ल कुल ना समझे। अगर आपके मफाद नहीं है तो तमाम लोगों को एतमाद मिले, तमाम लोगों से बात करो। वो तो इल्जाम आप लोगों पे लगाते हैं, वो कहते हैं कि जी यही नहीं चाहते कि इस शफाफ इंतखाबात की तरफ हम जाएं, ये एतराज करते हैं। खुदा का हुकूमत में खुदा है या हम है? हुकूमत में फैसला तो वो करेंगे, अमल करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि अभी देखें, कौमी असम्बली से तो मुशावरत नहीं की, 2/3 अक्सरियत नहीं, लेकिन फिर भी अक्सरियत बिल पास करा लिया। अगर सेनेट से भी ये निकल जाते हैं तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर बेतमादी तो खत्म नहीं हुई, फिर क्या होगा? माहौल तो ये मैं पूछ रही हूँ कि फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन कमीशन ने भी हाथ उठा दिए हैं। चलो जो चाहे करना चाहे भी, आजकल उनके पास ताकत है, बड़ी ताकत है इनके पास। मैंने बताया ना, ये इनके पास ताकत ऐसी है क्या कि ये गूंगे बहरे होते तो भी ये हुकूमत चला लेते। कैसे? चांदी साहब आप खुल के बात किया करें। ऐसा नहीं किया करें आप, मुझे आपको क्या हो गया? आप मुझे फंसा देती हैं। खुल के बात करते थे, ये तब्दीली आप में कैसे? ईमान से जिनकी आवाज खुद को समझ में नहीं आती है, उनको ये हुकूमतों में चलाते हैं। अच्छा। जिनको नजर नहीं आता, खंभों को सलाम करते फिरते थे, वो हुक्मरान में रहते। इनको अभी जो चला रहे हैं चलने लेंगे, लेकिन मुल्क चलाना है। अगर मुल्क चलाना है तो हमें दयानतदारी के साथ तमाम लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा, अपने मफादात को छोड़ना पड़ेगा, तब चलेगा। वतन परस्ती से काम लेंगे बीबी तो ये मुल्क चल पड़ेगा। और अगर हमें अपना ही ज़ात को देखना है, अपने वजूद के इर्द गिर्द, अपनी नाक से आगे देखना नहीं है, अपने फ़लसफ़े को मानना है, चीन का निज़ाम भी मिल ले आऊँगा, मदीने का निज़ाम भी मिल ले आऊँगा, ले तो कहीं का भी निज़ाम नहीं है। निज़ाम लाया कौन सा है? अपने ही वादे जो पूरे नहीं करते नहीं क्या दुनिया। अच्छा मुझे ठीक है, सेनेटर अली ज़फ़र साहब, अब ये मुझे बताएं कि जो मैं तारिर साहब से भी पूछ रही थी, चांडियो साहब से भी पूछ रही थी, इलेक्शन कमीशन की अपनी कैपेसिटी का मामला है। इलेक्शन कमीशन के पास हम देखते हैं कि बहुत सारी पावर्स हैं भी, बहुत इख्तियारात हैं भी, लेकिन वहाँ पर उनके इस्तेमाल का मामला आ जाता है। लेकिन इस चीज़ में तो उन्होंने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं कि यह इनसे मुतसादिम है, इस पर वज़ीर आज़म साहब नजर सानी करें। तो अगर ये सेनेट से पास हो भी जाता है तो फिर क्या होगा? क्या वो इलेक्शन कमीशन अदालत से रजू नहीं कर सकता इस मामले पर? क्या वो नहीं कह सकते कि जी वाकई इसकी तशरीह कर दें? जी देखें, इसमें बड़ा एक चीज समझने की जरूरत है
कि जो इलेक्शन बिल है उसमें यकीनी तौर पे काफ़ी सारी शिकें हैं, और कुछ शिकें जिनका मसलन तार साहब ने भी अभी जिक्र किया, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक तरह से तजवीज़ दी है या अपनी सजेशन दी है या एडवाइस दी है कि ये शिकें जो हैं ये आइन के खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सजेशन ज़रूर दे सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि वो पार्लियामेंट को पाबंद करे कि वो क्या पार्लियामेंट फैसला करेगा। इसी तरह अदालतों का कोई ताल्लुक नहीं And they can't also go to the Supreme Court. जी, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप बिल कंसिडर कर रहा हो पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का इख्तियार है और आइन के तहत कोई अदारा नहीं है जो उसके साथ इंटरफेयर कर सकता है। तो ये जो 13, 14, 15 शिकें हैं जिनके ऊपर एतराज़ात हैं, उनको तब्दील किया जा सकता है अगर वो वाकई ही आइन के खिलाफ है, और एक दो तो मेरी नजर में भी शायद आइन के ठीक है। वजीर आजम ने भी कहा था कि तजावीज़ हैं तो दे दे, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो क्या किया? इनिशिएटिव की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि ये जिस तरह अभी तारड़ साहब ने फरमाया, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है बाकायदा, उसमें हर एक की रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ ये चीजें जेर बहस आएंगी। और जिस तरह मुझे भी इत्तला यही है कि एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है ताकि वो हर एक को साबित करें और दिखाएं कि ये मशीनें किस तरह काम करती हैं और उनमें क्या मसाइल हो सकते हैं। आई होप कि ये वाकई हो सके और ऐसे इंतखाबात इस मुल्क में कभी हो सकें जो कि ख्वाब ही रहा है कि जो सबको, हर सियासी जमात को, हर इंडिविजुअल को एक्सेप्टेबल हों, जो कि हमेशा से बहुत मुश्किल या नामुमकिनात में से रहा है। आई हैव टू वाइंड अप हियर। सेनेटर अली ज़फ़र साहब आपका, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपका, सेनेटर मौला बख्श चांडी साहब आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।